यस वी आर लाइव नाउ। वेलकम बैक टू गाइडेंस अकेडमी। गाइडेंस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। फटाफट सारे बच्चे लाइव आ जाएं। और आज की क्लास में बच्चों जो पेपर आपका होने वाला है वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 17 जनवरी का पेपर डिस्कस किया था। आज की क्लास में पेपर डिस्कस होगा 18 जनवरी का। 18 जनवरी का पेपर डिस्कस होगा आज की क्लास में। 2023 का ये पेपर है, पीआरटी लेवल का ये पेपर है, पीआरटी लेवल का पेपर है। पहला प्रश्न, चलिए फटाफट जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, उसके बाद प्रश्न बात करते हैं। फटाफट जुड़ जाएं सारे लोग और वीडियो को शेयर वगैरह कर लें। और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे वो बच्चे। इतना काम आप लोग फटाफट कर लीजिए, उसके बाद फिर क्लास शुरू करते हैं जल्दी से। तब तक शेयर वगैरह कर लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। जिन बच्चों का प्रीवियस ईयर पेपर है 18 जनवरी 2023 का पेपर खोल के आप बैठ जाइए फटाफट। चलिए सभी को गुड इवनिंग। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस आपका कुछ सेकंड का समय है, तैयार हो जाइए। 18 जनवरी 2023 का ये पेपर है, प्राइमरी लेवल का ये पेपर है। बाकी एक बार देख लीजिएगा आवाज वगैरह ठीक ठाक है, क्लियर है कि नहीं, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार। ये हमेशा ध्यान रखा कीजिए, जब क्लास शुरू हो तो एक बार ऑडियो और वीडियो दोनों चीज चेक कर लिया कीजिए। जैसा हो कमेंट कर दिया कीजिए। अगर प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट कर दिए, नहीं प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं है ना। इस तरह से हम लोग फटाफट क्लास को शुरू करेंगे फिर। चलिए अब देरी नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन बच्चों आपका है, आज का पहला क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बच्चों कि बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावात्मक विकास के लिए डॉट डॉट का समय होता है। देखिए बच्चों बेसिक सी बात है, अगर हम बात करें अवस्थाओं की तो जन्म के बाद जो पहली अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहा जाता है, इन्फेंसी कहा जाता है। दूसरी अवस्था होती है बच्चों चाइल्डहुड, बाल्यावस्था कहा जाता है। और इसके बाद तीसरी जो मुख्य अवस्था मानी जाती है वो किशोरावस्था होता है। शिक्षा के दृष्टि से इन तीन अवस्थाओं को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, इन तीन अवस्थाओं को। अब ये पूछ किससे रहा है बच्चों, बाल्यावस्था। अच्छा, इसका समय देखा जाए तो अप्रॉक्स 0 से 5 या 6 वर्ष का समय आपको शैशवावस्था का होगा, 6 से 12 वर्ष का समय बाल्यावस्था का होगा और 12 से 18 वर्ष का समय किशोरावस्था का होगा। अब इस आपसे पूछ कर रहा है बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावात्मक विकास के लिए, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट। एक चीज बच्चों हमेशा याद रखिएगा, इमोशनल डेवलपमेंट शैशवावस्था में थोड़ा बहुत होता है, सही तरीके से शुरुआत ये होती है बाल्यावस्था में, और ये होता किस अवस्था में है, किशोरावस्था में, ये चीज याद रखिएगा। और बच्चों भावात्मक विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट समय माना जाता है इसको, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, इसको काफी इंपॉर्टेंट समय माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट शब्द तो मिलेगा नहीं आपको, तो सुस्त या धीमा तो नहीं कहा जाएगा, निष्क्रिय नहीं कहा जाएगा, परेशानीदायक नहीं, बल्कि क्या सेंसिटिव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। और इसी आधार पे इस अवस्था को अनोखा काल भी आप कह सकते हो, इस अवस्था को अनोखा काल भी कहा जा सकता है। तो इसलिए बिल्कुल आसान सा उत्तर है। कमेंट जरा एक बार देख ले आप लोगों ने किया होगा, इसका पहला ऑप्शन सही होगा कि जो इस अवस्था में, बाल्यावस्था में भावात्मक विकास के लिए बाल्यावस्था को संवेदनशील समय माना जाता है, सेंसिटिव माना जाता है। तभी कहा जाता है बच्चों को बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा विद्यालय भी जाने लगता है, तो विद्यालय में टीचर बच्चों से बहुत ध्यान देता है, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। इंपॉर्टेंट सब तो मिला नहीं आपको, इसलिए हम लोगों ने सेंसिटिव वर्ड यहाँ पे रखा है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों आपका क्या पूछ रहा है, ध्यान से ऑप्शन देखिएगा कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आसान सा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, बच्चे अलग अलग दर और गति से विकसित करते हैं, मतलब बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है और ये सही ऑप्शन है, हटा दीजिए। दूसरा, विकास क्रमबद्ध रूप से होता है, ये भी सही कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, विकास जो है क्रमबद्ध रूप से होता है, ये भी सही है, इसका मतलब नहीं लगाना है तो ये भी हटा दो। तीसरा, विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, मतलब कहने का विकास व्यवस्थित होता है। और सबको पता होगा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो आपके गर्भावस्था से शुरू होती है और लाइफ टाइम चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। और ऑप्शन में क्या कह रहा है कि विकास हमेशा अनिरंतर होता है।
विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये गलत है, क्योंकि विकास निरंतर चलता है और आपसे इसमें असत्य कथन ही पूछा गया है, मतलब सही नहीं है पूछा गया है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, फटाफट कमेंट करो। आपका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट ऑप्शन। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चौथा ऑप्शन लगा लीजिए इसका उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा केवल वंशानुक्रम कारकों से निर्धारित होता है। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा एक ऐसा है जो केवल हेरिडिटी से प्रभावित होता है या हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है, वो बताना है। पहला, आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि और भावात्मक परिपक्वता। वैसे तो बच्चों कोई चीज केवल नहीं हो सकती किसी एक चीज से, लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से आपको उत्तर देना होगा। और पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो केवल वंशानुक्रम से होता है, इसका मतलब ज्यादा वंशानुक्रम से हो। और कुछ चीजें ऐसी होती बच्चों जो केवल वंशानुक्रम से मानी जाती है, जैसे आपका पहला ऑप्शन हो गया हमारे आंखों का रंग हो गया, इसके बाद ब्लड ग्रुप हो गया ना, इसके बाद चेहरे की बनावट हो गई ना, और रंग हो गया। इन चीजों को माना जाता है ये हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं, जबकि समझ का स्तर एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं, रुचि एनवायरनमेंट से जुड़ी होती है, भावात्मक परिपक्वता भी एनवायरनमेंट से जोड़ सकते हो। केवल एक ही ऐसा कारक है, वैसे तो बच्चों दोनों का प्रभाव होता है, वैसे तो दोनों का प्रभाव होता है, लेकिन इसका वंशानुक्रम से ये ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए लगाना पड़ेगा। कभी किसी एक का केवल नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या सही हो जाएगा? पहला, क्योंकि आपने ये बार बार पढ़ा होगा कि कोई भी चीज पढ़ते हो केवल वंशानुक्रम से नहीं होता, केवल वातावरण से नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो झुकाव वंशानुक्रम की ज्यादा होता है, कुछ का वातावरण की तरफ झुकाव ज्यादा होता है। तो आंखों का रंग सीधा पूछे किसके कारण? वंशानुक्रम के कारण। कई बार देखो भूरी आंखें होती है, पहचान ले तो कहते हैं उनके परिवार का है ये, क्योंकि उनके परिवार में ऐसी है, लेकिन अलग भी हो सकता है बच्चा ना। आंखों का रंग हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, चेहरे की बनावट, कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनको वंशानुक्रम बीमारी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना इतनी बात यहाँ पे? बहुत बढ़िया। चलिए भाई सबको गुड इवनिंग, जो अभी भी जुड़ रहे हैं गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। अभी तो मजेदार क्वेश्चन आया ही नहीं। हाँ, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे? जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं? अर्थात ये आपसे पूछ रहा है बच्चों कि बताना है कि किस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन, किस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। आसान सा प्रश्न है, थोड़ा हमने हेल्प भी कर दी। आपसे पूछा यह जा रहा है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सही, सबका सही है, वैसे सब बच्चे सही जा रहे हो। क्योंकि इसके लिए सीधा सीधा बच्चों तार्किक चिंतन की जो शुरुआत होती है, बालक तर्क करना शुरू करता है, वो जीन प्याजे की तीसरी अवस्था शुरू करता है। बस अंतर ये होता है बच्चों, शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन यहाँ पे चिंतन कैसा होता है? मूर्त होता है। जबकि चौथी अवस्था में भी तार्किक चिंतन और आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पे कैसा? अमूर्त होता है, परिकल्पनात्मक चिंतन हो जाता है, मतलब इससे बेटर हो जाता है। लेकिन शुरुआत तीसरे अवस्था से होती। कभी पूछे बालक चिंतन की शुरुआत किस अवस्था में करता है? तीसरी अवस्था में। कभी पूछे मूर्त चिंतन की शुरुआत किस में करता है? तो नाम ही बच्चों तीसरी अवस्था, इसका नाम ही दिया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर पूछा जाए कुछ शब्दावलियां, जैसे आपने सुना होगा कि बालक किस अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, तो अगर बात करें तो ये पहली अवस्था होती है। अगर पूछा जाए बालक किस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व के गुण होते हैं, परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु स्थायित्व की बात करता है, तो पहली अवस्था। अगर आपसे पूछा जाए किस अवस्था में बालक में जीववाद के गुण होते हैं, तो जीववाद के लिए बच्चों कौन सी हो जाएगी? दूसरी अवस्था। किस अवस्था में बालक में अहम केंद्रिता होती है, अहम केंद्रिता भी किस अवस्था में बच्चों? दूसरी अवस्था में हो जाएगी। अगर पूछा जाए बालक किस अवस्था में केंद्रीकरण होता है, तो भी बच्चों आपका क्या हो जाएगा? दूसरी अवस्था हो जाएगी। अगर पूछा जाए, सुनते चलिएगा ध्यान से क्योंकि आगे क्वेश्चन है, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए बालक किस अवस्था में बालक में संरक्षण का अभाव होता है, तो संरक्षण का अभाव बच्चों किस अवस्था में होता है? यह भी दूसरी अवस्था में होता है।
अगर आपसे पूछा जाए बालक में किस अवस्था में, केंद्रीकरण बता ही दिया है, बालक में किस अवस्था में जो है अपलटावी मतलब इरिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब अबिलोमीयता कह सकते हो। अबिलोमीयता किस में होती है? इरिवर्सिबिलिटी इंग्लिश में कहा जाएगा। भी आपको किस अवस्था में बच्चों? दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था की बात करते हैं, तीसरी अवस्था में बालक में क्या आ जाता है बच्चों? तीसरी अवस्था में संरक्षण के गुण आ जाते हैं, बालक में जो विकेंद्रीकरण के गुण आ जाते हैं, बालक में विलोमीयता के रिवर्सिबिलिटी के गुण आ जाते हैं, बालक में क्रमबद्धता के गुण आ जाते हैं, बालक चीजों को वर्गीकृत करने लगता है। ये तीसरी अवस्था। और चौथी अवस्था में अमूर्त चिंतन तो होता ही है, समस्या समाधान की बात कर लीजिए, परिकल्पनात्मक निगमन चिंतन की बात कर लीजिए, तो इसके लिए चौथी अवस्था उत्तरदायी मानी गई है। ये बेसिक सी बात रही, आगे प्रश्न मिल लेंगे अभी। तो फिलहाल जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग उत्तर क्या था? तीसरा। अब बारी बारी से इन शब्दों के बारे में भी बताया जाएगा। प्रश्न 5, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है बच्चों कि जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? अनुकूलन का मतलब बच्चों एडेप्शन की बात कर रहा है, एडेप्टेशन की बात कर रहा है। मतलब देखो, अब अनुकूलन का मतलब बच्चों क्या होता है? अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना। अनुकूलन का जो एडॉप्शन बोलते हैं हम लोग, एडॉप्ट करना, किसी चीज को एडॉप्ट करने की बात कर रहा है। तो एडेप्शन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक बच्चों क्या होता है आपका? एसिमुलेशन होता है। एक बच्चों क्या होता है? एसिमुलेशन होता है, और दूसरा एकमेंडेशन होता है। तो ऑप्शन देखिए, इंग्लिश में देखिएगा, बोथ एसिमुलेशन एंड एकमेंड। पहला क्या करा? एसिमुलेशन ओनली नहीं, एकमेंडेशंस ओनली नहीं, बोथ एसिमुलेशन एंड एकमेंडेशन, यानी समावेशन और समायोजन दोनों। यही होना चाहिए, यही उत्तर होगा आपका। तो इस बच्चे का उत्तर बच्चों बस फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। चलिए, आप लोगों ने, काफी बच्चों ने कर लिया था। कमेंट जरूर करें आप लोग, गलत सही जो भी करें, लेकिन कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बताइएगा। पूछ रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की भूमिका? अब याद करिए बच्चा, आपको ये बार बार बताया जाता है, आपने बार बार पढ़ा होगा कि जीन प्याजे ने भी सिद्धांत दिया है, लेकिन जीन प्याजे ने अपने सिद्धांत में वातावरण संस्कृति को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। वाइगोस्की महोदय ने दिया है, जीन प्याजे का होगा नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास में महत्व दिया है, संस्कृति बहुत महत्व नहीं दिया है। जो एक वाइगोस्की महोदय थे, इनके सिद्धांत का सोशियो कल्चर थियोरी कह सकते हो, सोशल डेवलपमेंट थियोरी कह सकते हो। इन्होंने अपने सिद्धांत में संस्कृति को काफी महत्वपूर्ण माना है, संस्कृति को काफी महत्व। सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। एरिक्सन ने भी नहीं माना है, बल्कि ये वाइगोस्की ने माना है कि अपने विकास के सिद्धांत में कि संस्कृति इंपॉर्टेंट को, संस्कृति को क्या माना है बच्चों? इंपॉर्टेंट माना है इन्होंने। तो आपका सही उत्तर बच्चों क्या होगा? तीसरा लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा लोगे बच्चों? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कौन सा लगा है? हाँ, वाइगोस्की, ठीक है। देखो, वाइगोस्की से जुड़ा आसानी से उत्तर आप बता सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखिए, वाइगोस्की महोदय में हमेशा याद रखिए, संस्कृति को प्राथमिकता दी है इन्होंने, कल्चर को प्राथमिकता दी अपने सोशल या सोशियो कल्चर थियोरी में या सोशल डेवलपमेंट थियोरी में। भाषा को इंपॉर्टेंट माना है, सामाजिक संपर्क को इंपॉर्टेंट माना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, या सहयोग की बात इंपॉर्टेंट माना है, सहयोगात्मक भावना को इंपॉर्टेंट माना है। इसके अलावा इनके द्वारा शब्द क्या दिए गए? जेडपीडी दिया गया है, जेडएडी दिया गया है, एमकेओ दिया गया है, इसके फोल्डिंग दिया गया है। ये सारी चीजें बच्चों किससे रिलेट होती हैं? वाइगोस्की महोदय से रिलेट होती हैं। अब पढ़िएगा कि वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास, इससे परेशान ना होना, संज्ञानात्मक लिख दिया, बिल्कुल मत होना। वास्तव में संज्ञानात्मक नाम नहीं, नाम इनका सामाजिक है, कोई बात नहीं, इससे नहीं परेशान होना, बाकी चीज देख के उत्तर देना है। उसको संज्ञानात्मक है मान लो, अगर वाइगोस्की संज्ञानात्मक लिखा है क्वेश्चन में तो आप सही मान के चलिए। विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका होती है? देखो, रटने की बात तो इन्होंने नहीं किया, ना तो जीन प्याजे ने किया, ना तो वाइगोस्की ने कहा, वैसे भी नहीं है। विलंबित नकल की, तो ये अपने आप। और जैविक मैच्योरेशन की बात बच्चों, ये जीन प्याजे ने किया है। जैविक मैच्योरेशन अगर ध्यान रखना, ये जीन प्याजे से जोड़ा जाता है। जैविक मैच्योरेशन जो दिया गया है इसमें, ये जीन प्याजे से जोड़ा जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन बचा, सामाजिक संपर्कता, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसे भी नेगेटिव हो जाते हैं। और जैविक मैच्योरेशन के बाद जीन प्याजे ने किया, वाइगोस्की महोदय ने नहीं किया है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए सही बच्चों ने उत्तर लगा लिया होगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, वैसे जूमिंग ठीक है, इतना सफिशियंट है, क्योंकि थोड़ा साइड में लिखना भी है तो एडजस्ट करिएगा। कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार, क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास, कानून और व्यवस्था अभिन्यास, दंड आज्ञा पालन अभिन्यास। देखो बच्चों, इन्होंने जो कोहलबर्ग ने जो लेवल्स बताए अपने उसमें स्तर बताए हैं, वो 3 स्तर बताए हैं। पहला होता है प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर। अब इसको इंग्लिश याद रखना, पूर्व परंपरागत मतलब प्री कन्वेंशनल। दूसरा बताया है परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। और तीसरा बताया उत्तर या पश्चिम परंपरागत, उत्तर या पश्चिम परंपरागत स्तर यानी लेट या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, लेट या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 4 बताया है, ठीक है बच्चों, 3 बताया, सॉरी, ये 3 लेवल इन्होंने बताए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो पहला लेवल होता है बच्चों, इसमें बच्चे को जो अच्छा लगता है वो वही करता है, दूसरों की बात नहीं सुनता है, उसको जो उसको लगता है लाभ है वही करता है। तो इस वाले लेवल संबंधित जो स्टेप होगा वो नहीं हो सकता। दंड एवं आज्ञा पालन पहले वाले से रिलेट हो सकता है, होता है, ये नहीं हो सकता है। इसके बाद सामाजिक अनुबंध जो बच्चों होता है, ये आपका जो होता है सामाजिक अनुबंध, ये आपके तीसरे वाले से रिलेट होता है, ठीक। और इसके अलावा ये जो आपका ये भी इससे रिलेट नहीं है। जो गुड बॉय एंड गुड गर्ल है बच्चों, ये आपकी दूसरी अवस्था का, दूसरे स्तर का पहला लेवल होता है। उस हिसाब से पहला दूसरा तीसरे नंबर पे आता है स्टेप की बात करें तो। और किस लेवल के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से समझिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार कर जिससे माता पिता और अध्यापक, कुल मिला के माता पिता जो कहते हैं उनकी बात वो मानता है, आपके अध्यापक जो कहते हैं आप अध्यापक की बात मानते हो। इसका मतलब आप माता पिता या बड़े जो कहते हैं उसी रास्ते पे चलते हो। और ये चलने की बात बच्चों किस लेवल पे होती है, ये परंपरागत स्तर पे होती है। किस स्तर पे होती है बच्चों, परंपरागत स्तर पे होती है। और अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ये एक ऑप्शन तो पहले हटा दिया था, नहीं, अगर देखा जाए हम आपको सारे वो बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी जगह चाहिए, 1 मिनट रुकना, ताकि ये चीज आपको याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बार आया है, आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। ध्यान सुनिए, जो स्टेप होते हैं उनका क्रम क्या होता है। सबसे पहले बच्चों आता है दंड एवं आज्ञा पालन, सबसे पहले बच्चों आता है दंड एवं आज्ञा पालन, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है यांत्रिक सापेक्षित, इसके कई मतलब होते हैं, अभी एक एक नाम लिखते हैं। यांत्रिक सापेक्षित होता है। और तीसरा बच्चों जो आएगा वो होता है परस्पर एक रूप, परस्पर एक रूप, इसके कई नाम होते हैं, अभी केवल एक नाम की बात कर रहे हैं। तीसरा चौथा जो आएगा बच्चों वो आता है अधिकार संरक्षण, अधिकार संरक्षण। और 5वें नंबर जो आता है वो होता है बच्चों सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध। और 6ठे नंबर पे आता है बच्चों सार्वभौमिक नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिकता की बात करते हैं। ये 6 स्टेप इनके द्वारा बताए गए। अब देखो, ये पहला और दूसरा स्टेप जो बच्चों है ये प्री कन्वेंशनल से जोड़ा जाएगा। और तीसरे चौथे नंबर का जो स्टेप है बच्चों वो आपका कन्वेंशनल लेवल से जोड़ा जाएगा। और जो 5वां 6वां है लेट या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल से जोड़ा जाएगा। बात समझ में आई। तो आपका उत्तर जो होता है वो यहां से हो सकता है। जैसे देखो दंड एवं आज्ञा पालन इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले का पार्ट है। और यहाँ पे प्रश्न जो पूछ रहा है आपको ये बताना है कि बच्चे माता पिता या बड़े द्वारा बताए गए नियमों को फॉलो करता है, उनके मार्ग पर चलता है, ठीक। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। ध्यान दो क्लास में, कमेंट में नहीं, कमेंट में ध्यान नहीं, क्लास में ध्यान दो। जब कमेंट जरूरत पड़ी तब करिएगा। इतनी बात यहाँ पे क्लियर हुई बच्चों। अब देखो आगे बात देखो।
अब कह रहा है सामाजिक अनुबंध, देखो किसका पार्ट है, सामाजिक अनुबंध उत्तर या पश्च परंपरागत में आता है ना, तो इसका मतलब ये आपका नहीं हो सकता उत्तर, दो हट गया आपका, सामाजिक अनुबंध भी हट गया, दो बचा। कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था की बात बच्चों कहाँ पे होती है, अधिकार संरक्षण में बात होती है, इसका मतलब ये भी उत्तर हो सकता था। लेकिन परस्पर एक रूप का ही एग्जाम्पल होता है बच्चों, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का, गुड बॉय या गुड गर्ल, इसका बेटर जो उत्तर होगा वो यही होगा दूसरा। शायद तुक्का लगाते तो भी आप लोग सही कर जाते इसको। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, चले ये तो आप लोग बता दोगे ना, एक संरचनावाद, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए, मतलब एक ऐसी क्लासरूम जहां बच्चे को स्वतंत्रता दी जाए, जहां बच्चा स्वयं ज्ञान, वही रचनावाद जो अर्थ निकालते थे ना, वही अर्थ इसका भी निकाल लीजिए, जहां बच्चे को पूरी छूट दी जाए, जहां बच्चा आजादी से कार्य करे, एक दूसरे से बच्चे मिलकर कार्य करे, एक दूसरे से वार्तालाप करे, डिस्कशन हो, चर्चा हो, और बच्चा खुद से ज्ञान का खोज करे, बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान की खोज करे, यही मतलब होता है लगभग रचनावाद का, और यही मतलब संरचनावाद का। निकाल लीजिए, उत्तर आपका मिल जाएगा। तो उच्च अध्यापक, टीचर सेंटर्ड की बात कर रहा है, नहीं कहने का उच्च अध्यापक मतलब अनुपात बहुत ज्यादा हो टीचर स्टूडेंट का, ये मतलब ही नहीं इसका। संसाधन युक्त और मुद्दा संपन्न वातावरण, ये हो सकता है। विद्या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना नहीं है। चर्चा और वाद विवाद प्रतिबंध लगाना नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन सारे हो गए गलत, और ये ऑप्शन सही हो गया। एक ऐसी क्लास जहां पे बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाए, ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां पे उनको हर तरह की सुविधाएं दी जाए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा हाँ अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, गार्डनर, सेम क्वेश्चन पिछली क्लास में भी मिला है। ये क्या कह रहा है कि हवार्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डॉट डॉट बुद्धि से संबंधित, मतलब एक ऐसी योग्यता जिसमें आप दूसरे को समझ रहे हो, दूसरों को समझने की बात कर रहा है बच्चों। संगीत बुद्धि में तो जो संगीतज्ञ आते हैं, जो किसी प्रकार के म्यूजिकल टूल्स का यूज करते हैं। भाषाई बुद्धि में कवि और लेखक आते हैं। और इसका दो दो याद रखना, एक शब्द होता है इंट्रा और एक शब्द होता है इंटर। जो इंट्रा होता है बच्चों, ये स्वयं के लिए यूज होता है। जब स्वयं की भावनाओं को समझने की बात करें, स्वयं की मनोदशा को समझने की बात करें, तो उत्तर सही होता है इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। लेकिन जब दूसरे की बात करता है तो बच्चों क्या सही हो जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंग्लिश याद रखना, हिंदी ज्यादा ध्यान मत देना यहाँ पे। तो इसलिए इंटरपर्सनल वाला ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में कहाँ लिखा है, ये इंट्रा लिखा है बच्चों ना। इंट्रा जो होता है वो स्वयं को समझने के लिए होता है, और इंटर जो होता है वो दूसरों को समझने के लिए होता है। और आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है बच्चों, दूसरों को समझने की बात कर रहा है, इसका मतलब इंटर याद रखना है, इंटर। और यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, इंट्रा लिखा। इंट्रा जो है स्वयं के लिए होता है। आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, कथन कारण क्वेश्चन है। जरा अच्छे से पहले कथन दोनों पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है बच्चों, एक अध्यापिका को, ध्यान से पढ़िए, एक अध्यापिका को कक्षा में, पहले क्या करना है, सही और गलत पहचानना है आपको। एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण, एक अच्छा, जैसे पिछले ऑप्शन में था ना ये ऑप्शन, इस तरह की चीज ऑप्शन में थी, उसको सही माना गया था, सोचना ही नहीं, जो संरचना वाला ऑप्शन था। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां को बच्चों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, ऐसे एनवायरनमेंट की बात कर रहे, इसका मतलब ये ट्रू है। याद करो पिछले ऑप्शन में रचनावाद में इसी तरह के शब्द दिए थे, वो सही माना गया था, तो इसका मतलब ये भी सही होगा। क्लियर, जरूरी नहीं लेकिन यहाँ पे है, तो इसका मतलब जो आपका ए है वो सही है। भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, जबकि अगर बात की जाए दोनों से होता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ए सही है, आर गलत है। बहुत बढ़िया आयुषी, ए सही है, आर गलत है।
ए सही है, आर थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। क्लियर बच्चों? तो यही प्रश्न में हम लोग थे, यही प्रश्न में दिक्कत थी। देखिएगा, एक अध्यापिका को अच्छा विभिन्न प्रकार की पाठन सामग्री, ये आपका ट्रू था, और आर जो आपका फॉल्स था। तो ऑप्शन देखिएगा तीसरे में दिया होगा ए सही है लेकिन आर गलत है, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये भी आपको समझाया गया था, आप ध्यान दीजिएगा। जेंडर डॉट डॉट संप्रत्यय है, जबकि लिंग डॉट डॉट है। जेंडर को बच्चों एक सामाजिक संरचना माना जाता है, या जेंडर को एक सामाजिक संप्रत्यय माना जाता है, जबकि जेंडर को क्या माना जाता है बच्चों? जैविक। हमेशा याद रखना, इंग्लिश देख के करना, अगर जेंडर लिखा हुआ है तो उसके साथ सामाजिक शब्द जोड़ना है, और अगर लिंग लिखा हुआ है यानी सेक्स लिखा हुआ है तो उसके साथ बायोलॉजिकल यानी जैविक वर्ड जोड़ना है। तो इस हिसाब से पहले सोशल ऐड होगा, फिर जैविक आएगा, इसके साथ सोशल, यहाँ पे जैविक, इसके साथ बायोलॉजिकल, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। जेंडर एक सामाजिक संरचना माना जाता है, जबकि सेक्स को एक जैविक संरचना माना जाता है। ठीक है बच्चों, ये बार बार आपको समझाए, जेंडर लिखा है तो सामाजिक शब्द यूज करना, और यदि सेक्स लिखा हुआ है तो जैविक शब्द यूज करना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे से पढ़िए बच्चों, थोड़ा छोटा कर देते हैं नहीं पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा। अब आपको इसमें ये बताना है बच्चों, पहले देखिएगा ध्यान से, करना क्या है पहले बात समझ लो। ये आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को पढ़ना है और ये बताना है कि 1 2 3 4 में से 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 1 3 सही है, सभी सही है। उस हिसाब से अभी ऑप्शन नीचे मिलेगा, पहले इसको पढ़िए। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में, इसको पढ़ के ये उत्तर आपको पहचानना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? आप बताइए कि अगर एक विद्यालय क्या करता है, सांस्कृतिक विविधता वाला स्कूल में, मतलब ऐसा स्कूल जहां पे अलग अलग कल्चर से जुड़े बच्चे हैं, ऐसा स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी को राज्य दिवस पर बिहू नृत्य जो प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, या क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा या नहीं होगा? क्षेत्रीय पक्षपात को घटाने में मददगार हो, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, इससे बच्चों में अन्य कल्चर के प्रति, क्योंकि विविधता है ना, तो अन्य कल्चर के प्रति बच्चे में जागरूकता आएगी, उसका वो सम्मान करेगा। इसका मतलब नहीं वाला उत्तर नहीं हो सकता, तीसरा चौथा हो नहीं सकता। अब बताइए पहला, दूसरे जाति से समूह लोगों संबंध सहयोग द्वारा, ये बात भी सही है, अंतर व्यक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ाने में होगा। तो कुल मिला के ना वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये अच्छी चीज है बच्चों, अगर ऐसा किया जा रहा है तो अच्छा माना जाएगा। तो इसका मतलब ना वाला उत्तर तो हो नहीं सकता आपका, इसमें ना वाला उत्तर हो नहीं सकता। तो क्लियर सी बात है, हाँ वाला आप दोनों पढ़ लीजिए, 1 और 2 दोनों इसको भी इसको सही माने जाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा, आसान सा प्रश्न है, कुछ है नहीं, इसको पढ़ के ये उत्तर पहचानना है। अब ऑप्शन आपके सामने होगा, केवल 1, केवल 4, केवल 4 तो हो नहीं सकता, कह रहा है 1 और 2 यही आपका उत्तर है, और एक में कह रहा है 3 और 4, ये हो नहीं सकता किसी कंडीशन में।
आप ऑप्शन भी देखो तब भी कर लोगे। आ गया समझ में क्वेश्चन या नहीं समझ में? इस तरह के क्वेश्चन को कई बार होते हैं ना कि हम लोग पूरा पढ़ते नहीं और यही उत्तर लगा देते हैं, सोचते यही ऑप्शन है, लगा देते हैं जल्दबाजी में। नीचे पूरा क्वेश्चन देखा करो, ऊपर को पढ़ना है, उस आधार पे उस उत्तर को देखना है और इसके आधार पे आपको फिर यहाँ पे ऑप्शन पहचानना है। ठीक है बच्चों? रुचि, आयुषी, अंजलि या टिया और भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, चलो भैया बहुत बढ़िया। एक और दो ना, नेक्स्ट आते हैं। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम, ध्यान दीजिएगा। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? सामाजिक की बात की गई है, जैसे ये शब्द बात आती है तो हमारे दिमाग में वाइगोस्की महोदय का नाम आता है। आप कहोगे हाँ सर, सामाजिक संपर्क की बात करते हैं, सामाजिक रचनावाद की बात करते हैं, सामाजिक आधार मूल्यांकन, तो वाइगोस्की महोदय का मतलब काफी अच्छा योगदान है इस चीज में, तो इनका नाम आ गया। ठीक, मूल्यांकन को बढ़ावा देगा। अब देखो, आप रिकॉल बेस्ड टेस्ट करोगे, मतलब बच्चे ने जो याद किया है, इसका मतलब रटने पर बल दोगे, ये गलत है। सहयोगात्मक प्रोजेक्ट ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सामाजिक संरचनावाद की बात हो रही है। एक शब्द के जवाब वाले सवालों पर, ये तो आपका फिर अभिसारी चिंतन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये तो कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है भैया। कन्वर्जेंट ऐसा पर जिसका एक उत्तर कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है, और हमें कन्वर्जेंट को बढ़ावा नहीं देना, क्योंकि संरचना का बात भी हो रही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना है, राइट? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, ये बढ़ावा नहीं दे रहा, क्योंकि ये शब्द भी तो है। और चौथा कह रहा मानकीकृत परीक्षण, ये भी सही नहीं होगा। सहयोगात्मक प्रोजेक्ट जब बच्चे एक दूसरे से मिलकर करेंगे, तब बच्चे में कहीं ना कहीं सामाजिक संरचनावाद की भावना और साथ साथ सामाजिक भावना का भी विकास होगा। तो ये थोड़ा सा इससे ये जोड़ना सीखो। जैसे आपको प्रश्न हम समझाते हैं कि पहले प्रश्न कैसे आप प्रश्न को समझोगे, प्रश्न को सॉर्ट आउट कैसे करोगे, और फिर ऑप्शन कैसे सॉर्ट आउट करोगे, कुछ हटाओगे कुछ जोड़ोगे, तब उत्तर लगाओगे, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो गया। करने का तरीका यही बेस्ट है, जैसे हम आपको समझाते हैं इसी तरीके से आप भी क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा। जैसे आपको यहां समझाया जाता है उसी तरीके से आपको अभी से प्रैक्टिस करिए। समय थोड़ा दोगे तो प्रैक्टिस ऐसे करते रहोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। समय देना पड़ेगा, बस बार बार वही कहेंगे, समय। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ये तो आप बता ही सकते हो, हर पेपर में लगभग क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे? सुनिएगा। समालोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्रिटिकल थिंकिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग मुख्यतः रट कर याद करने से विकसित होता है। बिल्कुल नहीं, रटने की बात नहीं होती, समझने की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, ये गलत है। अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक अर्थहीन है। अर्थहीन नहीं बच्चों, इस बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थहीन नहीं माना जाएगा, हटा दो। कह रहा है समालोचनात्मक सोच यानी चिंतन संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं सहायक होता है, ये भी हटा दो। और विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक यानी विद्यार्थियों को कोई कार्य आप दे रहे हो चिंतन करने के लिए, उसको समय दीजिए, करने के लिए छूट दीजिए, पूरी आजादी दीजिए। इससे क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है आपका। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पढ़िए जल्दी से। वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण है? बताइए। अब ये क्वेश्चन आप समझ रहे हो, ऐसा बालक, ऐसे समूह से आया है बालक जहां शिक्षा से वंचित रहे हो लोग, या किसी कारणवश शिक्षा उन्हें ना मिल पाई हो, ऐसे समूह से विद्यार्थी है। अब उसको क्लास में एडजस्ट होने के लिए, क्लास में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए सामान्य विद्यार्थी के रूप में बने सामान्य, इसके लिए क्या करना होगा? विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए? बिल्कुल नहीं। हमेशा डाइवर्सिटी को, चाहे वो किस भी आधार पर डाइवर्सिटी हो, उसको हमेशा बाधा कभी नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा विद्यार्थियों को अलग समूह, विद्यार्थियों को किसी भी आधार पर अलग आप नहीं कर सकते हो, ये भी गलत है। सभी विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को अनदेखा करके आप अनदेखा भी नहीं कर सकते हो। सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित करके ही समावेशन आप उस बालक का करा सकते हो। तो ये प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है बच्चों?
बहुत बढ़िया, सही चल रहा है बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17। एक मुख्य धारा वाले कक्षा में, सिंपल सी बात, एक अच्छी क्लास में, एक क्लास में, कक्षा कक्ष में विशेष जरूरत, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के समावेशन के लिए क्या हो, इससे परेशान मत हुआ करो ना। जैसे कहते हैं प्रत्येक बालक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मतलब शिक्षा से जोड़ा जाए, उसके लिए परेशान कभी मत हुआ करो। सिंपल सा उत्तर देना है कि एक बालक को कक्षा कक्ष में, एक ऐसा बालक जो स्पेशल नीड्स वाला है, उसको कक्षा में विद्यार्थियों के साथ अन्य विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना जरूरी है। क्या योग्यता के आधार पर उसे अलग किया जाए? आप कहोगे नहीं सर ये कर नहीं सकते आप। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है, आप कर नहीं सकते। सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, रुक जाओ। अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूरा करने बल देना, ये नहीं कर सकते, बल्कि उसमें जो उसके अंदर जो कैपेसिटी है उसके अनुसार उसे बढ़ने का मौका दोगे। और संवेदन, सेंसेशन, संवेदीकरण तो होना है, मतलब उसके प्रति आपका, सभी बच्चों का और आपका संवेदनशीलता होनी चाहिए। यही ऑप्शन आपका बेस्ट है। ये भी कर लिया होगा, बस समझते चलिए। बार बार कहा क्वेश्चन कैसे पुट करना है, कि जैसे आपको सिखाया जाता है वैसे आप सीखेगा। अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में, अंक की बात कर रहा है, आकृति और स्थानिक विभेदन में कठिनाई से किससे संबंधित है? तो बच्चों इसी को एडीएचडी नहीं कहा जाता है, इसको जो है संवेदात्मक बाध्यता संवर्धन, बल्कि एक डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। किसकी बात करें? अंकों और आकृतियों के स्थानिक, मतलब अंकों और आकृतियों में आप विभेद नहीं कर पाते, उनके स्थानीय मान नहीं क्लियर कर पाते हो, स्थान नहीं विभेद, मतलब स्थान नहीं समझ पाते हो, या स्थानीय मान भी नहीं समझ पाते, क्योंकि ये भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये बात आपको गणित में प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्टली अगर बात करें तो गणित में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये होता है डिस्कैलकुलिया। गुणज वैफल्य, क्या लिखा है, वैफल्य कहते हैं वैसे, गुणज वैफल्य, डिस्कैलकुलिया याद रखिएगा बस। तो इसका सही उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए ध्यान से। दृष्टिबाधिता से जूझते, ऐसा दृष्टिबाधित बालक है, दृष्टिबाधित समझते हो, से जुड़ते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब एक ऐसे विद्यार्थी जिनको दिखाई नहीं देता, इन विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, यानी क्लास में वो अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर ले, इसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर सवाल हल करने को। भैया उसे दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ उस श्यामपट्ट पर हल कर पाएगा? इसका मतलब पहला नहीं होगा। मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध कराकर, ये हो सकता है। रुक जाओ, तीसरा पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देकर, भैया उसे दिखाई ना, नोट्स देकर क्या करेगा वो? चौथा कह रहा है कि अध्यापन हेतु लैपटॉप और मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक लगा, इससे क्या फायदा मिलेगा? सीधी सी बात, उसे ऐसी चीजें करवाई जहां पर चीजों को स्पर्श करे या चीजें मौखिक रूप से कराई जाए, तब उसे फायदा मिलेगा। लिखित रूप से कोई चीज उसको दे रहे हो, उसको कहाँ दिखाई देगा? लैपटॉप दे दो, चाहे जो दे दो। अगर श्यामपट्ट पर लिखा रहा तो कहाँ फायदा, क्योंकि बच्चे को दिखाई तो दे नहीं रहा। तो ऐसी चीजें स्पर्श, क्योंकि ब्रेल लिपि इन्हीं बालकों के लिए होती है, और ब्रेल लिपि में बालक स्पर्श करके ही चीजों को पढ़ाता है। तो उसी प्रकार से कुछ चीजें आप कर सकते हो। जैसे आपको कोने और किनारे समझाना है तो सीट में बच्चों को स्पर्श करा सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों मैथ में भी आते हैं, सब्जेक्ट पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आई थिंक लगा लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या सही हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बात बच्चों कर रहा है एडीएचडी की बात कर रहा है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। पढ़ लिया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी एडीएचडी से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन समझना, आसानी से अपने आप को क्लास में एडजस्ट कर ले, क्लास में घुल मिल जाए, इसके लिए ना। समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या कह रहा है? लंबी अवधि वाली, मतलब उनको फिल्म दिखाओगे कि कैसा है एडीएचडी वाला बच्चा है। और दूसरा कह रहा है एक गतिविधि के दूसरी जानने के बदलाव अंतराल अवधि देनी चाहिए, और एक ही समय पर कई कार्य करने को। ये दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, अतिक्रियाशीलता कुछ ज्यादा हो जाती है। एक प्रकार के विकार है ये, एक प्रकार की इसको डिसऑर्डर कहा जाता है। तो ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। जब इसको कोई कार्य कराए इस बच्चे को, तो उन कार्यों के बीच थोड़ी थोड़ी या तो टुकड़े में दीजिए या थोड़ी थोड़ी गैपिंग कराइए।
अगर लंबे समय तक कोई चीज दिखाओगे तो उसी में घुल मिल जाएगा, ये बाकी चीजें भूल जाएगा क्या रहा, केवल उसी में ध्यान उसका रहेगा, बाकी देश दुनिया में कोई मतलब नहीं रहेगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम इससे हो सकती है। एक मिनट रुको बच्चों, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न में एक मिनट रुकिएगा, बस आ रहे हैं फटाफट प्रश्न पे। जैसे कि हमने बात किया ना कि इसको अंतराल दीजिए या बड़ी चीज उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर दीजिए, इस तरह के ऑप्शन ही आपको यहां पे सही माना जाएगा। चलिए, तो यही बात हम लोग बच्चों कर रहे थे कि इस प्रकार के बच्चों को क्या करना है, कोई कार्य करवाई तो बहुत लंबे समय तक एक साथ मत कराइए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर दीजिए। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा कह रहा है एक गतिविधि से दूसरी गति जाने के दौरान बदलाव, अंतराल, अवधि नहीं, मतलब अंतर नहीं होना चाहिए, जबकि अंतराल जबकि होना चाहिए, ये नहीं है। एक ही समय पर कई कार्य, बिल्कुल दिक्कत आएगी, बल्कि कार्यपत्र को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके दीजिए तो फायदा मिलेगा। तो इस हिसाब से बच्चों कौन सा सही लगाया था आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, 20वें का चौथा ऑप्शन लगाया था। देखो चौथा ऑप्शन देख लीजिए थोड़ा सा, ये चौथा ऑप्शन था आपके पास। क्लियर? चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? मतलब एक टीचर बच्चों को क्यों मोटिवेट करे भाई? ऑप्शन पढ़ने के बाद ही उत्तर मिलने वाला है। पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने के लिए, बिल्कुल सही कह रहा, आगे लेकिन पढ़ लो अभी। जानकारी को ज्यों त्यों रटने के लिए, रटना कहा है, रटने के लिए कौन सा मोटिवेट करना है, ये वैसे भी गलत तरीका है। श्यामपट से विषय वस्तु को निष्क्रिय भाव से, ये मिल गया, हटा दो। चौथा कह रहा है एक अटल तरीके से समस्या के हल ढूंढने के लिए। अब बताइए पहले या चौथे में कौन सा बेटर होगा? दो ऑप्शन बच्चों आपके पास है, या तो आप पहला लगा सकते हो या तो आप चौथा लगा सकते हो। पहला आपसे कह रहा है कि पढ़ाई गए विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने के लिए, और चौथा एक ही तरीके से, यानी अटल हो कि बस इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, हल ढूंढने के लिए, तो वैसे भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन सबसे बेटर हो जाएगा। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा? पहला बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको हम आपको बता देते, शायद आप गलत कर दो इसमें। सुनो कि विच आर द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्टडीज हैव बीन प्रमोटेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा नीति को, शिक्षण शास्त्र नीति को प्रमोट करता है। पहला, ड्रिल एंड प्रैक्टिस को, रोट मेमोराइजेशन को आप कहोगे सर इनको बिल्कुल नहीं करेगा। इसके बाद इक्वलिटी बेस्ड लर्निंग को, बिल्कुल ये सही होना चाहिए। और डिस्कवरी मतलब खोज के, बालक जहां ज्ञान की खोज खुद करे, इसका मतलब तीसरा और चौथा आपका सही है। अब देखो, जो हिंदी में देख लो बच्चों कि जो आपकी NEP 2020 है, ये फोकस करती है कि बच्चा जो क्या करे, खोज कर, खुद ज्ञान की खोज करे, बालक को खुद ज्ञान निर्माण करने का मौका दिया, ऐसे लर्निंग पे, एक ये सही है। और बच्चों से डिस्कशन करने पे, डिस्कशन की बात भी करता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, क्योंकि ड्रिल एंड प्रैक्टिस में क्या लिखा है बच्चों, बार बार अभ्यास कराने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना है। अभ्यास को माना लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना है, इसलिए आपका 2 और 3 ऑप्शन सही। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर 1, 2, 3 ये तीनों ऑप्शन एक साथ होंगे, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 होगा तब तो लगा देना। अगर 1, 3 और 4 नहीं है तो 3 और 4 लगाया जाएगा, ये ध्यान रखना। अब 1, 3, 4 का ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि 2, 2 के जोड़े बने हैं बस। इसका मतलब आप यहां पे उत्तर क्या लगाओगे बच्चों? इसका मतलब आप यहां पे उत्तर लगाओगे 3 और 4 को। ध्यान रखना, ये चीजें आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप NEP पढ़ोगे, तब NEP पढ़ोगे हो जाएगा बच्चों।
क्लियर? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर क्या था? 22। 23 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? निम्नलिखित में कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? मानकीकृत उपागम कभी मदद नहीं करेगा। बार बार ये शब्द यूज हो रहा है, कहीं भी सही नहीं माना गया इसको। जो आपकी शिक्षण शास्त्रीय नीतियां उस हिसाब से ये गलत माना गया है। और परीक्षा केंद्रित उपागम, अनम्य का मतलब क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल, मतलब गैर लचीला। और अधिगमकर्ता केंद्रित यानी लर्नर सेंटर जो पेडागोजी होगी, इसी को बेटर माना गया, क्योंकि यही बच्चों के सीखने में, इसी में कहा गया है कि बच्चों को करके सीखने का मौका दिया जाए, बच्चों को प्रश्न पूछने की आज़ादी दी जाए, बच्चों को स्वयं ज्ञान निर्माण करने का मौका दिया जाए। यही तो बात करता है ये जो आपकी लर्नर सेंटर होता है, इसी को चाइल्ड सेंटर भी आप कह सकते हो। तो आपका उत्तर बच्चों क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे चौथा ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 24, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? नंबर 1, विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना। हाँ, इससे होगा। अनम्य यानी कठोर रवैया, ये हो नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चन में पॉजिटिव निगेटिव किया करो। तीसरा पढ़िए, आप कह रहा है कि प्रदर्शन निष्पादनमुखी, मतलब उनके प्रदर्शन को ही बढ़ावा देने के लिए कार्य करना। और चौथा कह रहा विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्व चिंतन को नकारना। नकारना का मतलब बच्चे क्या होता है? इस चीज को आप रिजेक्ट कर रहे हो, इस चीज को आप रिजेक्ट नहीं, इग्नोर नहीं करना है, ये गलत है वैसे। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। चौथा ऑप्शन क्लियर दिख रहा है ना सभी बच्चों को? हाँ, दिख तो रहा है क्लियर। एक बार ऑप्शन फटाफट पढ़ लीजिए, बताइए सभी बच्चों क्लियर है ना? 24। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए बच्चों जल्दी से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना। निम्न में कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? जब एनालॉगी का यूज आप करोगे तो ये बाधक नहीं बच्चों, लिख लेना इसको। ये सहायक होता है। साधन लक्ष्य विश्लेषण जो होता है बच्चों, ये भी कैसा होता है? सहायक होता है। मौखिकीकरण की बात करते, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने में सहायक होता है। लेकिन अनुक्रियाओं रिस्पॉन्स सेट जो होता है, ये बाधक माना गया है बच्चों। ये नोट कर लीजिएगा, कभी मौका मिलेगा तो इसका डिटेल में थोड़ा समय लगेगा, डिटेल में ये टॉपिक समझेंगे हम लोग, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव होता है, इसलिए पूरा सब कुछ यहाँ डिटेल में नहीं हो सकता है। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? अनुक्रिया समुच्चय। इस प्रश्न का उत्तर लगा लीजिए। ये आपको, हमें पता है सही नहीं समझ में आया होगा। कुल मिला के बच्चों, समस्या समाधान के संदर्भ में जब किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने की जोर दिया जाए, मतलब ऐसे समझिए, अनुक्रिया समुच्चय क्या होता है? जब आप समस्या समाधान कर रहे हो और उस समस्या का समाधान जो हो एक ही तरीके से करने के लिए अटके हो, कि हम इसको इसी तरीके से करेंगे बस चाहे जो हो जाए, इसी को कहा जाता है अनुक्रिया समुच्चय। आप अटक जाओगे, एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे चाहे हो चाहे ना हो, तो इसका मतलब बाधा आ सकती है, इसी को अनुक्रिया समुच्चय। जब आप समाधान करने के लिए रुको जाओगे, हमें यही करना, अड़ जाओ और किसी तरीके से हम करेंगे ही नहीं, इसी को बोलते हैं अनुक्रिया समुच्चय, शॉर्टकट की बात करें तो। नेक्स्ट चलिए आगे जरा कथन कारण पढ़ते हैं, फिर ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं पहले इसको, सही गलत पहचान है। किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को, भ्रांति का मतलब समझ रहे हो बच्चों, अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने के बजाय, मतलब जो आप किसी चीज को गलत, अब इंग्लिश देख लो, भ्रांति अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो स्टूडेंट, मिसकंसेप्चुलाइजेशन मतलब आप जो गलत तरीके से चीजों को समझ लेते हो। एनी कॉन्सेप्ट शुड बी प्रॉपरली अटेन्ड बाय द टीचर। हाँ, इसके बाद क्या कह रहा है, पढ़िए, अब हिंदी में आ जाइए। चलिए, किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने के बजाय सही तरीके ध्यान देना चाहिए। सही तो कह रहा है। आपने कोई चीज गलत तरीके से वो कर ली है तो टीचर उस चीज को नकारे नहीं बच्चों, बल्कि क्या करना चाहिए टीचर को, बल्कि टीचर उस चीज को क्या करे, आपको सही तरीके से ध्यान देना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब बच्चों ये सही कह रहा है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है। एज ए टीचर आपको भी पेडागोजी के हिसाब से यही करना होगा क्लास में। अगर कोई बच्चा जो है कुछ गलत कॉन्सेप्ट लेके आता है, मिस कॉन्सेप्ट आते हैं उसके, जिसको
मिसकंसेप्चुअलाइजेशन बोला जाता है। अगर ये चीज होता है बच्चों तो इस चीज को आप नेगलेक्ट नहीं करोगे, क्या करोगे, बल्कि उससे सही तरीके से ध्यान दोगे कि वास्तव में ये कर क्यों रहा है, ऐसा क्या है। ठीक, इसका मतलब ए सही है, ये ट्रू हो गया। भ्रांतियां हमेशा इसी से जुड़ी है ना। अब अगर ये सही हो गया तो इसका मतलब व्याख्या करेगा, कंफर्म हो गया अभी से, अभी पूरा हमने पढ़ा भी नहीं। अगर ये सही है, ट्रू हुआ, तो व्याख्या करेगा, ये कंफर्म है। भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती हैं, बिल्कुल कभी कभी गलत लॉजिक लगा देते होती है। अब आप बल्कि विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। और उसी चीज को आर में जो है ए को एक्सप्लेन किया गया है, इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। पहला ऑप्शन सही हो गया आपका। काफी बच्चों ने उत्तर शायद दे भी दिया था, बहुत बढ़िया। हाँ, रुचि, आयुषी या टिया और भी बच्चों ने, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट, संवेग और संज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन बड़ा टेढ़ा दिया है इसका। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन तो ठीक है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन उतना है नहीं, खोटा है। जैसे कहता है ना छोटी चीजें खोटी, तो उस टाइप का ही है। संज्ञान और संवेग, संज्ञान का मतलब जैसे आपका बच्चों क्या हो गया, क्रोध हो गया या भय हो गया, ये आपके संवेग है। संज्ञान का मतलब यहाँ पे आपके मस्तिष्क से चीजें जोड़ी जाएंगी, जैसे चिंतन हो गया ना बच्चों, तर्क हो गया, ये आपका संज्ञान जुड़ा है। ये संबंध में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये बात आप मानते हो। आप कहोगे हाँ सर। कह रहा उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। क्या आपका जो क्रोध होता है, इस क्रोध से सुनना हमारी बात, इस क्रोध से अगर क्रोध आता है तो तनाव बढ़ता है। आप कहोगे सर क्रोध आता है तनाव बढ़ेगा, हमारे मस्तिष्क भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बात आपसे सही कह रहा है कि अगर जब आप ये चीजें होती हैं तो इससे हो सकता है कि तनाव और अधिगम दोनों में ये बाधक हो, आपको तनाव ज्यादा हो जाए और सीखने में प्रभाव डाले। तो इसका मतलब ये बात तो अभी तक सही कह रहा है, ये पहला ऑप्शन। बात समझे हमारे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है बच्चों, ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है क्वेश्चन। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन, रुचि अधिगम में बाधक है। रुचि अधिगम में बाधक नहीं होती बच्चों, रुचि अधिगम में सहायता करती है। हटा दो इसको। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायता नहीं करता, बाधा पहुंचाता है। और अरुचि अधिगम में सहायक है, अरुचि नहीं रुचि सहायक होती है। तो इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। देखो टेढ़ा है ना, क्वेश्चन को पहले सीधा करो, संज्ञान और संज्ञान संवेग का मतलब समझो और फिर रिलेट करो उसको। कहते देखने में छोटा है, लेकिन इस प्रश्न में अगर दिया जाए, तुमको 20 बच्चों को दिया जाए, तो हो सकता है अगर बच्चों ने 1-2 बच्चे सही कर दे तो बहुत बड़ी बात नहीं, 18 बच्चे इसको गलत करेंगे कंफर्म है, अगर पहली बार आप कर रहे हो तो। चलिए ठीक, नेक्स्ट आते हैं 28। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर 4 ये दिए, इनमें बताना है कौन कौन सा सही है। नीचे ऑप्शन मिलेंगे आपको। कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्ति सही है। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्ति सही है। पहला, कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल सही है कि बच्चा सहभागी हो। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए। आप कहोगे नहीं, गलत है। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद किया जाए। ठीक है, ये सही कह रहा है। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी दी जाए। इसका मतलब 1, 3 और 4 ऑप्शन होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए इसका, 1, 3 और 4 होना चाहिए। बिल्कुल आसान है। इसमें देख लेते हैं कौन ऑप्शन में 1, 3 और 4 दिया है। चलो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये दिया है ना 1, 3 और 4, कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं मिलता तो फिर थोड़ा सा चीजें कॉन्सेप्ट चेंज करके देखते हैं। फिर 1, 3 और 4। चले नेक्स्ट आइए, सेकंड लास्ट। शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक क्या है भैया। शिक्षा जो है, समान शिक्षा ये सबका अधिकार है। क्या बच्चों, वैसे भी सबको पता है कि शिक्षा, स्पेशली 6 से 14 वर्ष की शिक्षा, ये एक राइट है बच्चों। और राइट ना कहो बल्कि कह दो क्या है बच्चों, ये फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। तो सीधी सी बात, शिक्षा में समान अभिज्ञता पहुंच एक क्या है, अधिकार का विषय है। अब कहोगे सर बहिष्करण नहीं हो सकता, अलाभ नहीं हो सकता, या तो सुविधा लगाओ या तो अधिकार लगाओगे। अब बताइए शिक्षा क्या है बच्चों, शिक्षा एक अधिकार है कि नहीं। स्पेशली अगर हम लोग बात करें 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा, उसी पर रिलेट होता ही है ये। वो क्या है, एक अधिकार है, और अधिकार का एक फंडामेंटल राइट है सभी बच्चों का ये, कि 6 से 14 वर्ष की बच्चों को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य दी जाएगी। सभी बच्चे का क्या है, अधिकार है। नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो डायरेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, तो लगा लीजिए तीसरा ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन,
क्या कह रहा है बच्चों, पढ़िए। विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, बताइए। योग्यता के इकाई सातव दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, रुकिएगा। विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना, देखो निगेटिव हो गया। हमेशा चाइल्ड डेवलपमेंट की जो पेडागोजी होती है उसमें निगेटिव पॉजिटिव से आप पहचान के आधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कभी कभी पूरा भी हो जाता है, तो ये हट गया। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, हाँ ये भी ठीक लग रहा है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है बच्चों, चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। पूछ क्या रहा है प्रश्न, फिर से पढ़िए, तीन ऑप्शन सही लग रहे हैं अभी। विद्यार्थियों को अधिगम में सीखने में समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला कह रहा है योग्यता की इकाई सदृष्टिकोण, मतलब योग्यता को बढ़ावा देना चाहिए। भैया आप योग्यता को बढ़ावा दोगे तो बच्चे को फायदा नहीं पहुंचेगा, योग्यता को बढ़ावा नहीं देना है, हट गया ये। अब तीसरे में आइए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति क्या होना चाहिए? विचारशील होना चाहिए, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान देना चाहिए, ये ठीक लग रहा है अभी तक तो। चौथा पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य पर ध्यान नहीं। सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें देखा जाए तो बच्चों तीसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है। हमेशा ऐसे प्रश्न में बेटर ऑप्शन ढूंढा जाता है, और अगर बच्चों बात किया जाए सबसे बेटर ऑप्शन इसमें कौन सा है आपका? सबसे बेटर ऑप्शन आपका इसमें कौन सा है? कौन सा बेटर है सबसे, जल्दी बताओ। तीसरा। अब बताइए किसी बच्चे को और कोई प्रॉब्लम है? सारी चीजें क्लियर है बच्चों? तो ये आज का सेशन रहा, कल भी हम लोग मिलेंगे, फ्राइडे का दिन है, और थोड़ा सा टाइम हो सकता है 15-20 मिनट हो जाए, क्योंकि जिस दिन संस्कृत की क्लास बच्चों रहेगी, हमसे पहले अगर संस्कृत की क्लास रहेगी तो हो सकता है 15 मिनट डिले हो जाए, लेकिन आप लोग तैयारी वही टाइम का रखा कीजिएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइमिंग हो सकता है। किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हो। अब थोड़े हद तक, काफी हद तक आप क्वेश्चन आपके ठीक होने लगे होंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि लगभग हम लोग पेपर कर चुके हैं, 8-10 पेपर लगभग हमें 10 के आसपास हो गए होंगे समथिंग, तो कुछ हद तक आपके अंदर सुधार आया होगा, ये कंफर्म है ना। कुछ हद तक आपके अंदर सुधार आया होगा जो बच्चे रेगुलर हैं। और कहते हैं एक ही चीज को अगर आप बार बार 60-70 बार सुनोगे कब तक नहीं याद होगा? याद तो होना ही है। समय बार बार एक ही चीज कहेंगे। आपको सीटेट अच्छे से निकालना है तो आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है, एक हफ्ते में कुछ नहीं हो सकता है, हाँ महीने भर में हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। तब आपका बेस नहीं क्लियर तो आपको 2 से 3 महीने देना पड़ेगा। ये गारंटी, अगर आप मेहनत करते हो टीचर के बराबर, टीचर के साथ साथ मेहनत करोगे तो हो जाएगा। टीचर मेहनत करे, आप नहीं करोगे तो कोई गारंटी नहीं। गारंटी इस बात की होती है जब आप टीचर के साथ, टीचर 1 घंटे पढ़ाने में तो आप 2 घंटे मेहनत करो, पढ़ो, तब वो गारंटी होती है। गारंटी का मतलब गारंटी नहीं लिख दिया, लाओ लिख देते आपका हो जाएगा क्वालिफाई। हम कितना पढ़ाए, आप पढ़ोगे नहीं, कहाँ से क्वालिफाई हो जाएगा? ठीक, तो लगे रहिए, डेली हम लोग लगे रहेंगे इसी में। और हो सकता है सैटरडे से अगले वीक से ईवीएस वाली भी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन सेम टाइम में ही ईवीएस लेकर आएंगे हम लोग। ईवीएस का भी प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, और बारी बारी से संस्कृत भी मिल रही, हिंदी भी मिलेगी, और धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। बस आप जुड़ते रहिए, चीज़ों को शेयर करते रहिए, संख्या आपकी बढ़ती रहेगी, हम लोग को भी थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा तो हम लोग तो चीज़ों को बढ़ाएंगे। और भाई जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, लेकिन अगर पॉजिटिव थोड़ा सा दिखेगा तो चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे, हाँ ये चीज़ भी किया जाए ना। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते आप लोग का, और मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।